Hi everyone, welcome to my channel Futura Learning and I'm going to start the series of Physical Geography. आज हम फिजिकल ज्योग्राफी के बेसिक्स और उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको समझेंगे और इसी के सीरीज में मेरी वीडियोस जो हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से रिलेटेड और अर्थ से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगी। टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक्स हैं, उसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। बेसिकली दिस इज एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6th, हम उससे यहाँ पर पढ़ेंगे। In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. क्या बताया है कि हमारी जो अर्थ है इट इज़ नॉट अ स्फीयर। तो इसके बारे में मैंने बात अपने प्रीवियस लेक्चर में कर दी थी। अवर सोलर सिस्टम में हमने उसमें पढ़ा था कि अर्थ की एग्जैक्टली शेप क्या है और आपको इसकी वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटर्ड एट द नॉर्थ पोल, जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस लेक्चर में भी अवर सोलर सिस्टम में बता रखा था कि ये जो है ये स्लाइटली फ्लैटर्ड है एट द पोल। जो पोल्स होते हैं उस वहाँ पे एकदम फ्लैटर्ड है और बल्ज है इन द मिडिल। मतलब जब हम यहाँ पर अर्थ बनाते हैं तो अर्थ का जो ऊपर का पोल्स का जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है वो फ्लैटर्ड है और जो उसका इक्वेटर वाला एरिया है वो बल्ज है। क्यों है इसके बारे में भी हम बहुत बेसिक्स बहुत डीप में स्टडी करेंगे जब हम उसके सारे के सारे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और इन सबको हम जब समझेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह इन सब चीज़ों के बारे में समझ में आने लग जाएगा। ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल। बेसिकली हम एक बोलते हैं ग्लोब होता है, ग्लोब एक तरह का ट्रू मॉडल होता है ऑफ द अर्थ। अर्थ किस तरीके की दिखती है वो एक ट्रू मॉडल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी बल्ज नहीं होती है, यहाँ पर भी अच्छी तरह बल्ज नहीं, यहाँ पर फ्लैटर्ड नहीं दिखाई है एट द पोल एंड बल्ज यहाँ पर दिखाई है एट इक्वेटर। बेसिकली ये जो होती है अर्थ होती है वो हमारे एक एक्सिस है उससे टिल्टेड है, तो यहाँ पर वो आपको एक्सिस दिखाया गया है। ग्लोब में भी वेरिंग साइज एंड टाइप्स। ग्लोब्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसा बहुत बड़े भी होते हैं विच कैन नॉट बी कैरिड ईजिली, स्मॉल भी होते हैं बहुत, जैसे आप पॉकेट्स में उनको पॉकेट ग्लोब्स कहते हैं उनको, एंड ग्लोब लाइक बलून्स भी होते हैं विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्लोब होता है इट इज नॉट अ फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेटेड। यह रोटेट कर सकता है द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर व्हील इज रोटेटेड। जिस तरीके से एक पॉटेड व्हील जो होती है वो रोटेट करती है, तो उस तरीके से ग्लोब भी है वो रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट एंड ओशन आर शो इन देयर करेक्ट साइज। बेसिकली जो इस ग्लोब के अंदर जो ग्लोब होता है उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज दिखाई गई है, कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं या ओशन दिखाया गया है, वो सभी की साइज जो है वो करेक्ट है। यदि हम इसको बड़े शेप में बनाएंगे, बड़ा एक अर्थ के शेप लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसी आकार में बहुत ज़्यादा हमें बड़े दिखाई देंगे। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ। यदि हम स्फीयर की बात करें, अर्थ पर स्फीयर लाइक अर्थ है जो जियोइड शेप हम बताते हैं, तो इसमें हम बहुत मुश्किल होता है किसी लोकेशन का पता करना। वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस लाइन्स टू पॉइंट आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। तो हमें किसी जगह का पता करने के लिए कि ये जगह इस जगह पर, ये प्लेस इस जगह पर है, तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स उसको प्लेस को पॉइंट आउट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो किसी भी एरिया का, किसी भी जगह का हमें पता लगाने के लिए, ग्राफ पर पता लगाने के लिए हम एक वाई एक्सेस भी लेते हैं और एक्स एक्सेस भी लेते हैं। यदि यहाँ पर है तो हम उससे आइडिया लगाते हैं, वो 10 डिग्री या किसी पे भी हो सकता है। इस तरीके से पता लगाते हैं कि यहाँ से उसका वाई एक्सिस में, यहाँ पे उसका एक्स एक्सिस पे है। इसी तरीके से किसी भी लोकेशन का पता करने के लिए हम ग्लोब पर इसी तरीके की कुछ लाइंस बनाते हैं जिसे हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये आपको मेरी आने वाली वीडियोज में मिलेगा। फोटोग्राफ है ग्लोब शेप ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज यूरोप, दिस इज अफ्रीका एंड दिस इज एशिया एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ये जो लोकेशंस हैं सारे कॉन्टिनेंट्स की वो आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। तो नॉर्थ अमेरिका कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका हमारा नॉर्थ में है, नॉर्थ ऑफ अमेरिका है, मतलब नॉर्थ में नॉर्थ अमेरिका है, साउथ में साउथ अमेरिका है। फिर अफ्रीका जो है वो हमारा इक्वेटर पे से भी जा रहा है और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से भी
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी उससे गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी उससे गुजर रही है। तीनों लाइन जो होती हैं वो अफ्रीका के ऊपर से गुजरती हैं। इसके बाद जो यूरोप है वो हमें नदर्न साइड में देखने को मिलता है। एशिया जो है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसके हल्का सा नीचे और उससे ऊपर ही देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर देखने को मिलेगा। तो मतलब दीज आर द सम पोजीशंस जो आपको याद होनी चाहिए। दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स जो हमें पता होनी चाहिए कि उनका साइज किस तरीके का है, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि उनका लोकेशन किस जगह पर है, जिससे हम इजिली इमेजिन कर सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर हो सकती है। अब हमारे पास कुछ ओशंस भी होते हैं। तो दीज आर द लैंड, जो ये लैंड जो है रॉक से बना है, तो इसकी हम स्टडी करेंगे, कॉन्टिनेंट्स की स्टडी करेंगे। तो वो हम किससे करेंगे, लिथोस्फीयर स्लैब है ये, तो हम उसमें जियोमोर्फोलॉजी स्टडी करेंगे, मतलब अर्थ की स्टडी करेंगे। जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो लैंड है उसकी स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, वाटर है, तो ओशन है। ओशन में यहाँ पर क्या करेंगे, हम ओशनोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब स्टडी करेंगे ओशन के बारे में। ग्लोब इज अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड एज एक्सिस। जो ग्लोब है वो टिल्टेड है, जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि ग्लोब है उसका इक्वल पार्ट यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ ना होकर वो इस जगह पर, यहाँ पर उसका एक्सिस पॉइंट है। तो हम इसी को, इस जगह को क्या कहते हैं, जो टिल्टेड मैनर है, जो यहाँ टिल्टेड है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस आर 2 पोल्स। जहां पर निडल पास होती है, मतलब यदि हम यहीं पर देखें जहां पर ये निडल पास हो रही है, ये जगह, जो ये वाला जो पोजीशन है, हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज ए टिल्टेड एक्सिस। हम इसे क्या कहते हैं, ये टिल्टेड एक लाइन बनी हुई है, इसको हम एक्सिस कहते हैं। और जहां पर निडल फिक्स है, हम उसको नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बेसिकली इसका जो मोशन होता है, मतलब रिवॉल्व किस तरीके से करती है, इसका जो मूवमेंट होता है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, और उसी प्रकार ये अर्थ जो होती ग्लोब है वो भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, जस्ट एज द अर्थ मूव। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस। इसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। द रियल अर्थ हैज नो सच निडल। जिस तरीके के ग्लोब पे हमको निडल्स देखने को मिलती है, ऐसी कोई भी निडल हमें अर्थ पर देखने को नहीं मिलेगी। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस। ये मूव करता है अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। जो क्या है, जो एक तरह की इमेजिनरी लाइन है। एक और इमेजिनरी लाइन्स होती हैं रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल पार्ट्स। मतलब कि हमने यहाँ पर अर्थ है, ये अर्थ को बिल्कुल बीच में से डिवाइड कर रखा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। जो हम 2 हेमिस्फीयर्स को अलग करते हैं सर्कल पे से, तो हम उसको क्या कहते हैं, उस लाइन को हम कहेंगे इक्वेटर लाइन, जो है 0 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्दर्न हाफ होता है हम उसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हाफ होता है हम उसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, और ये बटी हुई है इक्वल हाफ्स में। तो यहाँ पे आप अर्थ की फोटोग्राफ देख सकते हैं। वो क्या है, ये है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस है, एक इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है यहाँ पर, जिस ये एक्सिस है उस पर ये रिवॉल्व करती है वेस्ट टू ईस्ट। इस तरीके से इसका मूवमेंट जो है वो चलता है। अब यहाँ पर भी कुछ इमेजिनरी लाइन्स हैं, जैसे इक्वेटर की बात करी गई है। यहाँ पर एक और इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर। ये इक्वेटर जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो क्या करती है, डिवाइड करती है एक सर्कल को इन द 2 इक्वल हाफ्स, दिस विच इज द नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें और भी चीजों के बारे में बात की गई है। यहाँ पर ये भी बोला गया है कि कुछ और लाइन्स होती हैं, जैसे ये हो गई इक्वेटर, ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि 23.5 होती है। जब हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तब इस लाइन्स को और अच्छी तरह हम समझेंगे। अब यहाँ पर एक नया टर्म आता है विच इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है, बेसिकली हम पहले उसको एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, फिर इस डायग्राम से समझेंगे। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर एक ऐसा नैरो जोन है जो कांटेक्ट बनाता है लैंड, वाटर एंड एयर के बीच का। ये है लैंड, ये है वाटर एंड दिस इज एयर। तो इसके बीच की जो यहाँ पर लाइन बनी हुई है, ये हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं बायोस्फीयर।
हम इसको कहते हैं बायोस्फीयर। अब ये जोन जो है लाइफ का, ये हमारी अर्थ एक ऐसी है जिसके पास यूनिक ऑन दिस प्लैनेट। देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर, जो ऑर्गेनिज्म होता है बायोस्फीयर में, मे ब्रॉडली भी डिवाइडेड इनटू, इनको कर रखा है इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। The three domain of the earth interacted with each other and affect each other in some way of the or the others. For example, cutting of forest for fulfillment of our needs of wood. यदि हम पेड़ों को काटते हैं, फॉरेस्ट को काटते हैं, तो उससे हमारी जो वुड की नीड है वो फुलफिल होती है। क्लियरिंग लैंड होता है फॉर एग्रीकल्चर, कि वहाँ पे इजीली लोग एग्रीकल्चर कर पाए, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर मल्टीपल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ। Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquake. हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो भी चेंज होता रहता है, कुछ जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया। फॉर एग्जाम्पल, दीज कुड बी सबमर्ज ऑफ लैंड एंड हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। जब सुनामी आती है तो भी ऐसा कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। ये कन्वर्जेंस क्या होते हैं, डाइवर्जेंस क्या होते हैं, ये हम तब समझेंगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे, जब हम जियोमोर्फोलॉजी में आगे पढ़ेंगे, तब हम इस सारी टर्मिनोलॉजीज को और समझेंगे। Discharge of waste material into lakes and rivers make the water unsuitable for human use. वो unsuitable बनाती है for the humans. It also damage other form of life also. वो emission from industries, thermal power plant and vehicle polluted the air. Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस है। यदि हम इसको इंक्रीज करेंगे, क्या करेगा, ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो कॉज होती है, वो जब अर्थ का टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तब उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, जब CO2 का कंटेंट, CO2 का एमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। CO2 क्यों इसके लिए अफेक्टिव होती है, क्यों अफेक्ट करती है, क्योंकि हम जो CO2 होती है उसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो ट्रैप करती है रेडिएशंस को, टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं उनको वो एब्जॉर्ब करती है। तो जब हम आगे समझेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, तब हम इस चेक लेक्चर को दोबारा से समझेंगे। हम इसको क्या कहते हैं, जो मैंने अभी सब कुछ बताया था कि इस तरीके से ग्लोबल टेम्परेचर का इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। देयर इज thus a need to limit the use of resources of the earth to maintain the balance of nature between the domains. मतलब ये जो 3 डोमेन्स हैं उनके बीच का जो भी रिलेशन बनता है ऑफ द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तो वो क्या क्या डोमेन्स हैं, वो है, हम यदि लैंड की बात करें तो लिथोस्फीयर, हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो वो मतलब एयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर, यदि हम पानी की बात करें विच इज अ हाइड्रोस्फीयर। जब यहाँ पर तीनों का मिलता है, जब यहाँ पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर तीनों की एक ट्रिनिटी बनती है, तो हम उस जगह को इकोस्फीयर कहते हैं या फिर बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक, लिथोस्फीयर का मतलब है यहाँ पर द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ पर, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी आइलैंड्स हैं, दीज आर ऑल द लिथोस्फीयर। It comprises the rocks of the earth crust and the thin layer of soil that contain nutrient element which sustain organism. ये लेयर जो है वहाँ पर हमें सॉइल देखने को मिलती है और इसमें न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अर्थ की क्रस्ट पर हमें देखने को मिलेगी। तो अभी मैं इसका फोटोग्राफ भी आपको दिखाऊंगी। तो लिथोस्फीयर का फोटोग्राफ है ये। जब हम यहाँ पे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में समझेंगे तब आपको लिथोस्फीयर और अच्छी तरह समझ में आने लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ बताई गई है कि दिस इज अ मेंटल, आप ये समझ ले, दिस इज नॉट अपर मेंटल, आप ये समझ लीजिए मेंटल है। ठीक है, मेंटल के ऊपर ये पूरे क्या होता है, क्रस्ट होता है। तो क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ द अपर मेंटल इज कॉल्ड अ लिथोस्फीयर। तो ये जो 30 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस होता है, हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जो एक स्लैब होती है। ठीक है, अब देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। द लार्ज लैंड मास इज कॉल्ड, जो बड़े बड़े लैंड मास होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, हम उनको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और जो छोटे छोटे वाटर बॉडीज होते हैं हम उनको ओशियन बेसिन्स कहते हैं। मैं इसको आगे भी समझाऊंगी, जैसे मैं आपको फोटो भी लेके आई हूँ, उसमें भी हम समझेंगे। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। सारे के सारे ओशियंस जो हैं वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से।
हर जैसे अटलांटिक ओशन में यदि आप जाएंगे तो वहाँ से आप पैसिफिक ओशन में भी जा सकते हैं, वहाँ से हम सदर्न ओशन में भी जा सकते हैं, आर्कटिक ओशन में भी जा सकते हैं। तो मतलब सारे के सारे ओशंस जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो सारे कनेक्टेड नहीं है। सम कॉन्टिनेंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। तो जो लेवल है सी वाटर का वो हर जगह पर सेम है। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज टेकन एज 0। तो यदि हम बात करें, बस इसके सिंपल वे में बात करें, तो यदि हम सी लेवल के बारे में बात करते हैं, सी वाटर के बारे में बात करते हैं, उसका लेवल जो होता है वो हर एक जगह पर सिमिलर है, सेम है। कहीं भी आप चले जाए, कोई से भी ओशन में आप चले जाइए। लेकिन जो पैसिफिक ओशन होता है वो डीप ज़्यादा है। लेकिन हम एक लिथोस्फीयर के हिसाब से देखें तो उसका जो बेसिकली यदि मैं बात करूं ओशन से कंपैरिजन में, ओशन बेसिन्स के कंपैरिजन में, तो जो हमारा सी वाटर होता है वो हर जगह सेम होता है। लेकिन हम एलिवेशन की बात करें, अर्थ से जो उसका लैंड है या फिर एलिवेशन ऑफ लैंड के बारे में बात करें, तो वो वहाँ से हम 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। आज की वीडियो में हमने बायोस्फीयर के बारे में बात की है, जिसमें हमने लैंड, वाटर और एयर के कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी की थी। इसकी डिटेल स्टडी हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें हम लैंड से बनने वाली चीज़ें क्या होती हैं। Thank you everyone, and please like, share and subscribe my channel Futura Learning, and if you have any doubt please comment below.